नमस्ते संस्कृत मित्रों। आज हम लोग साहित्य दर्पण का जो प्रथम परिच्छेद 1 से लेकर के 80 तक प्रश्न करा दिए थे, जिसमें से 80 प्रश्न से आज अगली वीडियो कराएंगे। तो आप लोग सभी वीडियो पूरा सुनिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। 360 प्रश्न मैंने बनाया है, तो जिसमें से 80 प्रश्न पिछले वीडियो में करा दिया था। अब आज 80 प्रश्न को आज कराएंगे, फिर उसके बाद ऐसे 2-3 वीडियो में खत्म हो जाएगा। तो पिछले वीडियो में मैंने कराया था, थोड़ा इसका रिवीजन करते हुए 1 मिनट में फिर आ जाता हूँ प्रश्न में। काव्य लक्षणम था कि साहित्य दर्पण का जो विश्वनाथ की रचना है, तो इसमें काव्य लक्षण था क्या है? वाक्यम रसात्मक काव्यम। अब काव्य हेतु 3 है, शक्ति, निपुणता, अभ्यास। और काव्य प्रयोजन 6 है। तो काव्यम यश से वो कीर्ति प्राप्ति के लिए है, और अर्थ कीर्ति अर्थ प्राप्ति के लिए, और व्यवहार विदे व्यवहार ज्ञानम, और शिवेतर छते अमंगल निवारणम, इसका अर्थ हो जाएगा। सद्या पर निवृत्ते, तो तत्कालिक आनंद आनंदा, इसका अर्थ है। कांता सम्मित उपदेश युजे, ये मधुरोपदेशा हो जाएगा। तो साहित्य दर्पण किसका है? विश्वनाथ का है, जिसमें पाठ्यक्रम में प्रथम परिच्छेद लगा हुआ है। 81 से प्रश्न से आज हम लोग करेंगे। पहला प्रश्न है इसमें, काव्यस्य का प्रकारः मुख्यतया द्विधा विभज्यते। जो काव्य के कौन प्रकार मुख्य रूप से 2 प्रकार के विभाजित हैं। यहाँ ऑप्शन है कि श्रव्य दृश्य, या गद्य पद्य, महाकाव्य या खंड काव्य, नाटक या आख्यायिका। तो काव्य के 2 प्रकार होते हैं। तो काव्य के 2 प्रकार क्या हो जाएगा इसमें? यहाँ पे काव्य 2 प्रकार का होता है, श्रव्य और दृश्य काव्य। तो यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा, काव्य के श्रव्य और दृश्य हो जाएगा एक बार। हाँ, तो यहाँ पहला ऑप्शन सही है कि काव्य से का प्रकार मुख्यतः द्विविधा विभाज्यते। तो काव्य के 2 प्रकार हैं, श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। तो श्रव्यम दृश्यम, तो श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य, काव्य के 2 भेद हो गए। अब यहाँ दिए काव्यम मुख्यतः द्विविधम मन्यते, श्रव्य काव्यम तथा दृश्य काव्यम। यत श्रवण योग्यम तत् श्रव्यम, और यत अभिनयन दृश्यते तत् दृश्य काव्यम। जो श्रवण योग्य होगा उसको श्रव्य काव्य कहा जाएगा, और जो अभिनय के द्वारा दिखाया जाएगा उसको दृश्य काव्य कहेंगे। फिर यत काव्यम श्रवणेन आस्वाद्यते तत् किम, तो यहाँ पे हो जाएगा श्रव्य काव्यम। कि यत काव्यम श्रवणेन आस्वाद्यते तत् किम, श्रव्य काव्य। कि जो काव्य श्रवण के द्वारा मतलब आस्वादित, वो वह कौन सा है? तो श्रव्य काव्य हो जाएगा। यहाँ श्रव्य काव्य सही है। कि पाठन श्रवणाभ्याम यत काव्यम सा हृदय आस्वाद्यते तत् श्रव्य काव्यम इति कथ्यते। अभिनयन अभिनयन यत काव्यम सा हृदय अनुभूयते तत् किम। कि अभिनय के द्वारा जो काव्य सा हृदय के लिए अनुभूति तो वह कौन सा है? कौन सा काव्य है? तो यहाँ पे हो जाएगा दृश्य काव्य। अभिनय के माध्यम से, अभिनय के द्वारा जो काव्य सा हृदय के लिए है तो वो दृश्य काव्य हो जाएगा, और श्रवण के माध्यम से तो श्रव्य काव्य हो जाएगा। तो यहाँ पे दृश्य काव्य सही है, अभिनय के माध्यम से। जैसे इसमें अभिनय, वेशभूषा, संवाद आदि माध्यम यत काव्यम दृश्य रूपेण प्रस्तुते तत् दृश्य काव्यम। कि अभिनय के द्वारा या वेशभूषा के द्वारा या संवाद आदि माध्यमों के द्वारा जो काव्य दृश्य रूप में प्रस्तुत किया जाए वही क्या है? दृश्य काव्य है। दृश्य काव्य से प्रमुख रूपम किम, कि दृश्य काव्य का प्रमुख रूप क्या है? यहाँ दिए नाटक, मुक्तक, महाकाव्य, कथा। तो दृश्य काव्य से प्रमुख रूपम किम, नाटकम। दृश्य काव्य का प्रमुख रूप क्या है? तो यहाँ नाटक हो जाएगा, नाटकम सही है। तो दृश्य काव्य में नाटक आता है। तो नाट्य रूपेण अभिनय योग्य काव्यम दृश्य काव्य से प्रमुखम स्वरूपम अस्ति। श्रव्य काव्य से प्रमुख भेदा का, श्रव्य काव्य के प्रमुख भेद कौन कौन है? यहाँ दिए गद्य, पद्य, मिश्र,
दूसरा है नाटक प्रकरणम, रूपकम उपरूपकम, चौथा है अभिनय नृत्यम। यहाँ श्रव्य काव्य प्रमुख भेदा का है, तो श्रव्य काव्य के पहला वाला सही है, 3 भेद होते हैं श्रव्य काव्य के, तो गद्य पद्य और मिश्रित। तो गद्य पद्य का मिश्रित जो होता है वही चंपू हो जाता है ना, तो गद्य पद्य चंपू, या यहाँ पे मिश्रम दिए हैं तो श्रव्य काव्य के 3 भेद हो जाएगा। श्रव्य काव्यम रचना रूपेण गद्य पद्यमयम मिश्र रूपम च भवतुम अर्हति। तो श्रव्य काव्य के 3 भेद हो जाएंगे, गद्य हो गया, पद्य हो गया, और गद्य पद्य का मिश्रित रूप को इसी को बोलते हैं चंपू काव्य। तो चंपू हो जाएगा, चंपू काव्य को बोलते हैं गद्य पद्य का मिश्रित। गद्य पद्यमयम काव्यम इत्यस्य नाम किम, ये देखिए क्वेश्चन आ गया, गद्य पद्यमयम काव्यम इत्यस्य नाम किम, गद्य पद्यमय जो काव्य होता है उसका क्या नाम है, तो यहाँ पे हो जाएगा चंपू। गद्य पद्यमय कौन सा काव्य है, चंपू। गद्यस्य पद्यस्य च समन्वयेन निर्मितम काव्यम चंपू काव्यम इति कथ्यते। जो गद्य और पद्य का समन्वय से निर्मित होता है काव्य, उसी को चंपू काव्य कहा जाता है। एकेनैव श्लोकेन पूर्णो भावः प्रकाशते चेत तत् किम्। एकेनैव श्लोकेन पूर्णो भावः प्रकाशते चेत तत् किम्, ये किसके बारे में है कि मुक्तक काव्य के बारे में है। यत्र अन्य श्लोकान अपेक्षया स्वतंत्र एकेन श्लोकेन भाव पूर्त्या अभिव्यज्यते तत् मुक्तम काव्यम कथ्यते। कि जो इसमें जहाँ पर मतलब अन्य श्लोकों की अपेक्षा स्वतंत्र कोई एक ही श्लोक के भाव के द्वारा पूर्णता उसमें दिखाई देता है, तो वही क्या हो जाता है, मुक्तक काव्य कहा जाता है। यहाँ पे पूछा गया था एकेनैव श्लोकेन पूर्णो भावः प्रकाश्यते चेत तत् किम, मुक्तकम हो जाएगा। प्रबंध काव्यस्य प्रमुखम वैशिष्ट्यम किम, कि प्रबंध काव्य के प्रमुख वैशिष्ट्य क्या है, तो यहाँ पे हो जाएगा परस्पर संबंधा कथा। प्रबंध काव्ये कथानकस्य घटनानां च परस्पर संबंधा भवति, संपूर्ण काव्यम एकेन प्रबंधेन संबंधम भवति। यहाँ प्रबंध काव्य प्रमुख वैशिष्ट्यम किम, परस्पर संबंधा कथा। महाकाव्यस्य कस्य अंतर्गतम भवति, महाकाव्यस्य कस्य अंतर्गतम भवति। यहाँ दिए प्रबंध काव्यम मुक्तम केवलम गद्य काव्यम नाटकम, तो इसमें सही जवाब क्या होगा, महाकाव्यम कस्य अंतर्गतम भवति, तो यहाँ पे पहला वाला सही माना गया है, तो प्रबंध काव्यम हो जाएगा। कि महाकाव्यम कस्य अंतर्गतम भवति, प्रबंध काव्यम सही है। महाकाव्यम कस्य अंतर्गतम भवति, प्रबंध काव्यम। महाकाव्यम विस्तीर्ण कथानक युक्तम प्रबंध काव्यम प्रमुख रूपम अस्ति। फिर मुक्तकम इत्यस्य प्रमुख वैशिष्ट्यम किम, मुक्तकम इत्यस्य प्रमुख वैशिष्ट्यम किम। यहाँ स्वातंत्र्यम या दीर्घ कथानक संबंधा अभिनय योग्यता अनेकांगता, तो यहाँ पे पहला सही है स्वातंत्र्यम, कि मुक्तक जो होता है काव्य वो स्वतंत्र होता है, उसकी प्रमुख विशेषता होती है, मुक्तक काव्य स्वतंत्र होता है, प्रत्येक श्लोक उसमें जो होगा स्वतंत्र होगा। जैसे नीत शतक हो गया, भर्तृहरि के जो नीत शतक है तो क्या है, मुक्तक काव्य है, तो उसमें प्रत्येक श्लोक अपने आप में स्वतंत्र है। इसमें मुक्तक काव्य में आया है कि मुक्तकम स्वतंत्र भाव प्रकाशकम भवति, अन्य पद्यानां कथानकस्य वा अनिवार्य अपेक्षा तत्र नास्ति। अब काव्य भेद से प्रश्न है। प्रबंध शब्द से मूल भाव का, प्रबंध शब्द का मूल भाव क्या है, तो यहाँ पे हो जाएगा संबंधा, कि प्रबंध शब्द का मूल भाव कौन है, तो यहाँ पे संबंध हो जाएगा। प्रबंध इत्यत्र कथा वस्तुनः तथा घटनानां परस्पर संबंधता प्रमुखा अस्ति, यहाँ संबंध हो जाएगा।
महाकाव्ये महाकाव्ये कथा वस्तु सामान्यतः कीदृशी भवति। महाकाव्य में जो कथा वस्तु होती है सामान्यतः कैसी होती है, तो विस्तीर्ण हो जाएगा। यहाँ पे महाकाव्य कथा वस्तु सामान्यतः कीदृशी भवति, इसमें सही जवाब हो जाएगा विस्तीर्ण, पहला सही है। कि महाकाव्यस्य कथा वस्तु विस्तीर्णा भवति तथा तत्र नायकस्य जीवनस्य महत्वपूर्ण घटनानां वर्णनं भवति। महाकाव्यस्य नायकः सामान्यतः का भवति, जो महाकाव्य का नायक होता है सामान्यतः कौन होता है। इसमें दिए धीरोदात्तः केवल हास्य पात्रं विदूषकः सामान्य जन एवं, तो महाकाव्य का नायक कैसा होगा, धीरोदात्त कोटि का नायक होता है। महाकाव्य का नायक कैसा होता है, धीरोदात्त कोटि का नायक होता है। महाकाव्ये प्रायः उदात्त गुण संपन्नः वीर धीर च नायकः भवति। महाकाव्ये सर्गाः कथं भवन्ति, महाकाव्य में सर्ग कैसे होते हैं, तो अनेकाः। महाकाव्यम अनेक सर्गेषु विभक्तं भवति प्रत्येक सर्गः कथानकस्य विकासे योगदानं ददाति। महाकाव्यों में अगर न्यूनतम सर्ग पूछा जाए तो 8 सर्ग होता है, अधिकतम का कोई सीमा नहीं है। अभी अधिकतम 50 सर्गों तक मतलब महाकाव्य मिला है, सबसे बड़ा महाकाव्य माना जाता है। लेकिन महाकाव्य का न्यूनतम सर्ग माना जाता है 8, न्यूनतम 8 सर्गों तक महाकाव्य होता है, उससे कम का नहीं होता है। नाटक में 5 से 10 अंकों तक नाटक माने जाते हैं। और महाकाव्य के सर्गा कथम भवन्ति, अनेक सर्गों में विभक्त होता है महाकाव्य। और इसका नायक कैसा होता है, धीरोदात्त कोटि का नायक होता है। महाकाव्य प्रकृत वर्णनस्य किम महत्वम, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही है, विशेषम हो जाएगा। महाकाव्य में प्रकृत वर्णन का क्या महत्व है, विशेष महत्व है। कि महाकाव्यों में जैसे महाकाव्ये ऋतु वर्णनम, पर्वत वर्णनम, नदी वर्णनम, प्रभात सायं वर्ण नदिया काव्य शोभायाम वर्धयन्ति। कि महाकाव्यों में जैसे देखिए मेघदूतम है तो उसमें ऋतु का वर्णन, पर्वत का वर्णन, नदी वर्णन, प्रभात सायं वर्णन, ये सब क्या है, काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं। कहीं भी किसी महाकाव्यों में ये सब मिलते हैं, या कोई ऋतु का वर्णन मिलेगा नहीं, पर्वत का, नदी का, प्रभात सायं, ये सब वर्णन क्या कर जाते हैं कि महाकाव्यों में काव्य की शोभा को बढ़ा देते हैं। यहाँ पे महाकाव्य में प्रकृत वर्णन की महत्वम, तो विशेष महत्व है प्रकृत वर्णन का। रघुवंशम कस्य प्रकारस्य काव्यम, रघुवंश जो है रघुवंश है किस प्रकार का काव्य है, तो रघुवंश महाकाव्य है। रघुवंश किस प्रकार का काव्य है, तो महाकाव्य है। 19 सर्गों का महाकाव्य है, कालिदास की रचना है। फिर कालिदास विरचितम रघुवंश संस्कृतस्य प्रसिद्धम महाकाव्यम अस्ति। कुमार संभवम कस्य प्रकारस्य काव्यम, कुमार संभव किस प्रकार का काव्य है, तो कुमार संभव भी महाकाव्य है, 17 सर्गों का महाकाव्य है। कालिदासस्य कुमार संभवम प्रसिद्धम संस्कृत महाकाव्यम अस्ति। तो कालिदास का कुमार संभव है, 17 सर्गों का महाकाव्य है। काव्यस्य आस्वादने प्रमुखा अधिकारी का, कि काव्य के आस्वादन में प्रमुख अधिकारी कौन है, तो यहाँ पे हो जाएगा सहृदय, सहृदय सही हो जाएगा। कि यस्य हृदयम काव्य रस ग्रहणे समर्थम भवति सह हृदयः स एव काव्यस्य रसात्मकम आनंदकम अनुभवति। तो काव्य के आस्वादन में प्रमुख अधिकारी कौन है, सहृदय हो जाएगा। काव्यस्य रसास्वादने किम आवश्यकम, तो यहाँ पर भी सहृदयता हो जाएगी। काव्य के रसास्वादन में क्या आवश्यक है, तो सहृदयता, पहला ऑप्शन सही है। कि रसास्वादनाय सहृदय संवेदनशीलम मनः आवश्यकम केवलम शब्द ज्ञान मात्रेण रसास्वादनम पूर्णम न भवति। प्रथम परिच्छेदस्य काव्य विषयकम सर्वाधिकम
प्रसिद्धम सूत्रम किम। ते जो काव्य का लक्षण आया है वही वाक्यम रसात्मक काव्यम। ये साहित्य दर्पण में विश्वनाथ की रचना है, तो इसमें काव्य का लक्षण आता है वाक्यम रसात्मक काव्यम, यही सही है। रीति आत्मा काव्यस विवामन का हो जाएगा। काव्य से आत्मा ध्वनि आनंदवर्धन का हो जाएगा। वक्रोक्ति काव्य जीवितम एक कुंतक का हो जाएगा। तो विश्वनाथ कविराजस्य, विश्वनाथ का कविराज की उपाधि है उनको। विश्वनाथ कविराजस्य काव्य लक्षण से मूल वाक्यम एतद एव अस्ति। तो इनका मूल वाक्य क्या है? वाक्यम रसात्मक काव्यम। फिर इसके बाद है, यहाँ पे थोड़ा रिवीजन दिए हैं कि काव्य लक्षण क्या है साहित्य दर्पण का, तो वाक्यम रसात्मक काव्यम। और काव्य हेतु 3 है। काव्य हेतु कितने हैं? 3। ये आप सबको याद हो जाएगा। शक्ति, निपुणता, अभ्यास। और काव्य प्रयोजन कितने हैं? तो काव्य प्रयोजन 6 हैं। कौन कौन है? काव्यम यशसे, काव्यम यशसे, काव्यम अर्थकृते, व्यवहार विदे, शिवेतर्षते, सद्यः पर निवृत्ते, कांता सम्मित उपदेश युजे। ये 6 प्रयोजन हैं। यहाँ शॉर्टकट में दिए हैं थोड़ा। यश, एक यश हो गया, अर्थ हो गया, व्यवहार ज्ञानम हो गया, शिवेतर क्षते करके आता है, सद्य पर निवृत्ति, कांता सम्मित उपदेश युजे। और काव्य भेद कितने हैं? तो काव्य के भेद हैं 2। काव्य के भेद 2 हैं। अब यहाँ पे थोड़ा डायग्राम बना देते हैं। काव्य के भेद हो जाएगा 2। एक हो गया श्रव्य वाला और दूसरा क्या हो जाएगा? दृश्य। फिर उसी तरह श्रव्य काव्य के 3 भेद होते हैं। श्रव्य काव्य का 3 भेद हो गया, तो गद्य, पद्य और चंपू। और मुक्तक काव्य क्या होता है? वो स्वतंत्र भाव प्रकाशकम। वो मुक्तक काव्य अपने आप में स्वतंत्र होता है, प्रत्येक श्लोक अपने आप में स्वतंत्र होता है। प्रबंध काव्य, तो प्रबंध काव्यम दिए हैं संबंध कथा युक्तम। इसीलिए देखिए कालिदास का जो मेघदूतम है वो प्रबंध काव्य भी आता है, तो संबंध कथा युक्त होता है प्रबंध काव्य। महाकाव्य क्या है? महाकाव्य में विस्तीर्ण कथानक युक्तम प्रबंध काव्यम। इसमें विस्तीर्ण कथानक युक्त होता है महाकाव्य, और सर्गों में होता है। साहित्य दर्पणे काव्यस्य लक्षणम किम। साहित्य दर्पण में काव्य का लक्षण क्या है? तो वाक्यम रसात्मक काव्यम। ये देखिए कई बार क्वेश्चन आ रहा है, तो पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। साहित्य दर्पणे काव्यस्य लक्षणम किम, तो वाक्यम रसात्मक काव्यम। विश्वनाथ कविराजस्य प्रसिद्धम काव्य लक्षणस्य वाक्यम रसात्मक काव्यम। तो साहित्य दर्पणे काव्यस्य लक्षणम किम, वाक्यम रसात्मक काव्यम। रसात्मक का वाक्यम इत्यस्य विशेषता का, तो यहाँ पे हो जाएगा रस अभिव्यंजकत्वम हो जाएगा कि रसात्मक वाक्यम सा हृदय से हृदय रसस्य अनुभवम जनयति। काव्यम इति पदम कस्य फलित रूपम। काव्यम इति पदम कस्य फलित रूपम, तो यहाँ पे हो जाएगा का वाला सही है, कवि कर्मणा। कवि कर्मणा सही है। काव्यम इति पदस्य पदम कस्य फलित रूपम, कवि कर्मणा सही है। कविना पृथ्व्या रचितम साहित्यम कार्यम काव्यमिति कथ्यते। काव्य शब्दस्य प्रयोजनम किम, यहाँ पे हो जाएगा अर्थबोधनम। पहला सही है, अर्थबोधनम। कि शब्दा अर्थस्य बोधका काव्य शब्दार्थियों समझता संबंधा अत्यंतम महत्वपूर्ण। काव्य से अर्थपक्षः किम सूचयति, तो यहाँ पे हो जाएगा अभिप्रेत वस्तुनः बोधम। कि अर्थपक्षेन कविना अभिप्रेतस्य भावस्य वस्तुना वह बोधा भवति। काव्यस्य अर्थपक्षः किम सूचयति, अभिप्रेत वस्तुनः बोधम हो जाएगा। काव्ये शब्दार्थियों समुचिता समन्वयम किम जनयति, यहाँ जाएगा काव्य सौंदर्यम। कि शब्दस्य माधुर्यम तथा अर्थस्य रमणीयता यदा सम्यक् संयुज्यते तदा काव्य सौंदर्यम वर्धते।
काव्यस्य आत्मतत्त्वं विश्वनाथस्य मते किम। काव्य का आत्मतत्व विश्वनाथ के मत में क्या है। तो यहाँ पे हो जाएगा वाक्यम रसात्मक काव्यम ना, तो यहाँ रसात्मकता हो जाएगा। तो विश्वनाथस्य काव्य दृष्टो रसात्मकता काव्यस्य मुख्य स्वरूप निर्धारित अस्ति। रसः कस्य अनुभवस्य विषयः। तो यहाँ पे हो जाएगा सहृदय। रस जो रसा है किसका अनुभव का विषय है, तो सहृदय का है। कि काव्यगत भावना नाम रस स्वरूपेण आस्वादः सहृदयेन क्रियते। सहृदयस्य मुख्यम लक्षणम किम। तो सहृदय का मुख्य लक्षण क्या है, तो रस ग्रहण सामर्थ्यम। पहला सही है कि रस ग्रहण सामर्थ्यम हो जाएगा। कि सहृदयः सः यह काव्यस्य भावान् सूक्ष्मतया गृह्णाति तथा रसस्य आस्वादं कर्तुं समर्थः भवति। काव्यस्य आस्वादने सहृदयस्य चित्ते किम जायते। यहाँ पे हो जाएगा रसास्वाद जनित आनंद। पहला सही है कि काव्य रसस्य आस्वादेन सहृदयस्य चित्ते अलौकिकः आनंद अनुभव जायते। काव्य हेतु से प्रश्न है कि काव्य निर्माण से प्रथमः महत्वपूर्ण हेतु कः। काव्य निर्माण के प्रथम महत्वपूर्ण हेतु कौन है। यहाँ दिए प्रतिभा, दोष, केवलम अलंकार, केवलम छंदा। तो यहाँ पे हो जाएगा प्रतिभा सही है, पहला ऑप्शन सही है कि काव्य निर्माण का प्रथम महत्वपूर्ण हेतु कौन सा है, प्रतिभा। कि कवि अंतर्निहिता सृजनात्मक शक्ति प्रतिभा सा नवीन काव्य निर्माण से मूलभूता शक्ति अस्ति। प्रतिभया कवि किम कर्तुम शक्नोति। यहाँ नूतनस्य काव्य सृजनम हो जाएगा कि नूतनस्य काव्य सृजनम। कि प्रतिभा कविम नवीनाम भावान कल्पना शब्द योजनाम च सृजतुम समर्थम करोति। निपुणता कस्य ज्ञानात् वर्धते। तो यहाँ पे लोक शास्त्र काव्यादि नाम। निपुणता कस्य ज्ञानात् वर्धते, तो लोक शास्त्र काव्य आदि नाम। तो लोक व्यवहारा शास्त्र ज्ञानम तथा पूर्व ज्ञानम अध्ययनम कवि निपुणताम वर्धयन्ति। काव्यज्ञैः प्रदत्ता शिक्षाम किम करोति। तो यहाँ पे हो जाएगा कवि कर्मण निपुणताम जनयति। काव्यज्ञैः प्रदत्ता शिक्षा कविम काव्य रचनाया सूक्ष्मता प्रशिक्षयति। अभ्यासस्य प्रमुखम फलम किम। अभ्यास का प्रमुख फल क्या है। तो यहाँ पे पहला वाला ही सही है कि अभ्यासस्य प्रमुखम फलम किम काव्य कौशलस परिष्कार। अभ्यास का प्रमुख फल क्या है कि काव्य कौशल का परिष्कार। तो निरंतर अभ्यासेन कवेः रचना शक्ति शब्द प्रयोग तथा शैली च परिष्क्रियन्ते। अब अगला है शक्ति निपुणता अभ्यास। ये त्रयम कस्य संबंधी। ये जो तीनों शक्ति निपुणता अभ्यास हैं, तीनों क्या हैं, तो काव्य हेतु है। काव्य हेतु कितने हैं, तीन हैं। काव्य हेतु तीन है, शक्ति निपुणता अभ्यास। एते काव्य निर्माण से प्रमुखा हेतु इति प्रथम परिच्छेदे प्रतिपाद्यन्ते। काव्यस्य हेतु कस्य पूर्ववर्ती भवति। काव्यस्य हेतु कस्य पूर्ववर्ती भवति। यहाँ हो जाएगा काव्य निर्माणस्य। हेतुः काव्य निर्माणस्य कारण रूपा भवन्ति तत् काव्यस्य निर्माणं संभवति। काव्यस्य प्रयोजनम कस्य अनंतरम ज्ञायते। तो यहाँ पे हो जाएगा काव्य निर्माणस्य। कि काव्य निर्माणानंतरम तस्य फल रूपेण यथा अर्थ आनंदः काव्य व्यवहार ज्ञानम इत्यादि नाम प्रयोजनानि भवन्ति। काव्य हेतु काव्य प्रयोजनम च कथम संबंधे। पहला ही सही है इसमें कि काव्य हेतु काव्य प्रयोजनम च कथम संबंधित। तो यहाँ पे हो जाएगा पहला सही है कारणम फलम। काव्य हेतवः काव्यस्य निर्माणस्य कारणानि प्रयोजनानि तु तस्य फलानि सन्ति। प्रथम परिच्छेदस्य काव्य विषयकं सम्यकं कर्म किम।
तो यहाँ पे जो प्रथम परिच्छेद के काव्य विषय सम्यक क्रम पूछा गया है। तो पहले आता है लक्षण, काव्य का लक्षण वाक्यम रसात्मक काव्यम है। फिर काव्य हेतु आता है, शक्ति निपुणताभ्यास, फिर प्रयोजन आता है, 6 प्रयोजन है। प्रथम परिच्छेद के अध्ययन के बाद काव्य का लक्षण, फिर हेतु, फिर प्रयोजन, एक क्रम से आता है। काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहार विदे शिवेतर छते इत्यत्र यशसे इत पदस्य विभक्ति। तो यशसे में कौन सी विभक्ति है? तो यशसे में चतुर्थी विभक्ति है, यहाँ सी वाला सही है। यशसे इत पदम, यशस शब्द का चतुर्थी एक वचन बनता है। अर्थकृते इत पदस्य विग्रह का, तो यहाँ पे हो जाएगा अर्थाय कृते, अर्थ के लिए। तो अर्थ कृते के पद का विग्रह होगा, यहाँ पे अर्थाय कृते, अर्थ के लिए, चतुर्थी में रूपा है। अर्थ कृते इत्यस्य भावा अर्थ प्राप्ते इति अत्र काव्यस्य अर्थोपार्जनम रूपम प्रयोजनम सूचितम। व्यवहार विदे इत पदेन किम प्रयोजनम सूचितम। व्यवहार विदे, तो व्यवहार विदे जो आया है व्यवहार ज्ञानम हो जाएगा, यहाँ पे पहला सही है। काव्य के अध्ययन से लोक व्यवहार का उचित और अनुचित का क्या होता है? व्यवहार ज्ञान प्राप्ति होती है कि क्या उचित है क्या अनुचित है, काव्य के अध्ययन के से ही पता चलता है। शिवेतर छते इत्यत्र शिवेतर शब्द से अर्थ का, तो शिवेतर का अर्थ क्या हो जाएगा? अमंगलम। शिवम, जैसे शिव शब्द का, शिव का मतलब होता है मंगल, और शिवेतर, शिव से इतर, शिवस्य विपरीतम हो जाएगा, तो वही मंगल का विपरीत क्या हो जाएगा? अमंगल। शिवेतर का अर्थ हो जाएगा अमंगल, यहाँ शिवेतर क्या है? अमंगल सही हो जाएगा। फिर सद्यः पर निवृत्ते इत्यस्य काव्य प्रयोजन रूपेण का व्याख्या उचितम, यहाँ पहला सही है। तत्कालिकः रसास्वाद जनितः आनंदः, पहला सही है कि काव्य रसस्य आस्वादेन सहृदयस्य तत्कालमेव आनंद अनुभव जायते। कांता सम्मित उपदेश युजे इत्यत्र उपदेशस्य विशेषता क्या? यहाँ पे भी हो जाएगा मधुरता, मधुरता सही है। काव्य प्रयोजनानि मुख्यतया कस्य हिताय भवन्ति, यहाँ पे सही हो जाएगा बी, कवि सहृदयो। कि काव्येन कवे यसा अर्थ आदि प्राप्यते तथा सहृदयस्य रसास्वाद जनितः आनंदः भवति। काव्यस्य कांता सम्मित उपदेशः कस्य तुल्यः, यहाँ पे है प्रीतमायाः मधुर वचनस्य, कि काव्य उपदेश कांतायाः स्नेहपूर्ण मधुर वचनात् भवति, अतः कांता सम्मित इति कथ्यते। काव्यस्य प्रयोजनम सद्यः परिनिवृत्ति कस्य अनुभवेन संबंधम, यहाँ सा हृदय से हो जाएगा कि सा हृदय काव्यस्य रसास्वादम कृत्वा तत्कालमेव आनंदम प्राप्नोति। काव्यस्य प्रयोजनानां मध्ये यशः कस्य संबंधी, तो इसमें आया है कवि, कवि से संबंधित है। तो यश किसके लिए? कवि के यश के लिए। कि काव्य रचना या कवि यशः कीर्ति च प्राप्नोति, काव्य रचना के द्वारा कवि क्या करता है? यश को और कीर्ति की प्राप्ति होती है उसको। काव्य हेतुआ, काव्य हेतु से प्रश्न है। प्रतिभा काव्य निर्माणे किम करोति, तो नूतन सृजनस्य सामर्थ्यम ददाति, पहला सही है। प्रतिभा कवे मौलिकी सृजन शक्ति अस्ति, सा नवीनां भावनानां कल्पनानां च सृजने समर्था भवति। निपुणता कस्य कारणेन उत्पद्यते, यहाँ लोक शास्त्र काव्याद अवेक्षणेन हो जाएगा। लोक व्यवहार शास्त्रस्य काव्यस्य च अध्ययन अवलोकनात् कवो निपुणता वर्धते हो जाएगा। काव्यज्ञ शिक्षायाः प्रयोजनम किम, तो काव्य कौशलस्य परिष्कारः। काव्यज्ञैः प्रदत्ता शिक्षा कवि काव्य रचनायां सम्यक् मार्गदर्शनम ददाति तथा तस्य कौशलम परिष्करोति। अभ्यासः काव्य हेतु रूपेण किम जनयति, यहाँ पे पहला हो जाएगा रचनायाम प्रौढ़ताम, कि निरंतर काव्य शास्त्र अभ्यासेन रचना शैली शब्द प्रयोगः तथा अर्थ योजना च परिष्क्रियन्ते। शक्ति निपुणता अभ्यास इत त्रयं कस्य निर्माणे
निर्माणे सहायकम। तो यहाँ काव्य के हेतु आता है तीनों। शक्ति निपुणता अभ्यास, एते त्रयः काव्य निर्माणस्य हेतवः सन्ति। प्रतिभा रूपा शक्ति, ज्ञान जनिता निपुणता और निरंतर अभ्यास काव्य निर्माणम समर्थयन्ति। तो प्रतिभा रूपा ये शक्ति वाला है, और ज्ञान जनिता निपुणता है, और निरंतर अभ्यास, तो शक्ति निपुणता अभ्यास होता है, अभ्यास निरंतर अभ्यास है, काव्य निर्माणम समर्थयन्ति। और प्रतिभा रूप शक्ति है, ज्ञान जनिता निपुणता है। ये तीन काव्य के हेतु होते हैं, शक्ति निपुणता अभ्यास। फिर काव्य हेतु निपुणता किम, यहाँ काव्य विषय प्रौढ़ ज्ञानम हो जाएगा। विविध शास्त्रे श्लोके तथा काव्य परंपरायां प्राप्त ज्ञानम कवो प्रौढ़ताम जनयत स निपुणता इति। कवे प्रतिभा निपुणता च कस्य विकासाय आवश्यको अस्तः, तो काव्य सृजनस्य, यहाँ पे हो जाएगा काव्य सृजनस्य, पहला सही है, पहला सही है। प्रतिभा या मौलिक सृजना शक्ति निपुणतया विषय ज्ञानम च प्राप्यते, उभे काव्य निर्माणे महत्वपूर्णे स्तः। अभ्यासस्य अभावे किम न्यूनम भवितुम अर्हति, यहाँ पे हो जाएगा काव्य रचना कौशलम। कि प्रतिभा तथा ज्ञानम सति अपि अभ्यासेन बिना रचना कौशलस्य पूर्णः परिष्कारः कठिनः भवति। काव्य हेतूनां प्रयोजनम किम, तो उत्तम काव्यस्य निर्माणे सहायम, कि काव्य हेतु कवि को क्या करते हैं, उत्तम काव्य निर्माण में समर्थ करते हैं। प्रथम परिच्छेदे काव्य सम्यक अध्ययनाय किम ज्ञातव्यम, यहाँ पे हो जाएगा लक्षण, प्रयोजन और हेतु, ये तीनों जानते रहिए, क्रम लगाने का आ गया, पहले लक्षण आएगा, फिर प्रयोजन, फिर हेतु। नहीं, उसमें अभी तो आया था, तो उसमें था पहले लक्षण आया था, फिर हेतु, लास्ट में प्रयोजन था। अब यहाँ पे देख लेते हैं, व्याख्या में सही दिया गया है, लेकिन ऑप्शन में थोड़ा उल्टा दे दिया। तो प्रथम परिच्छेद में मूल विषयों में काव्य लक्षण आता है, पहले काव्य लक्षण आएगा, फिर काव्य, यहाँ पे भी उसी टाइप दे दिए, काव्य हेतु आता है, फिर काव्य प्रयोजन आता है। तो इसमें जानते रहिए काव्य लक्षण पहले आएगा, काव्य हेतु फिर दूसरे नंबर पे, काव्य प्रयोजन तीसरे नंबर पे आएगा। अभी पीछे प्रश्न बना था इससे रिलेटेड क्रम लगाने के लिए। तो काव्य लक्षण में तो हो गया वाक्यम रसात्मक काव्यम, अभी यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे थोड़ा सही दिया गया, काव्य लक्षण पहले नंबर पे है, वाक्यम रसात्मक काव्यम हो गया। काव्य हेतु क्या है, तो हेतु में 3 आ जाता है, शक्ति निपुणता अभ्यास, ये दूसरे नंबर पे हो गया। और प्रयोजन में क्या है कि काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहार विदे शिवेतरक्षते सद्यापन निवृत्ते कांता सम्मित उपदेश युजे, ये 6 प्रयोजन हो गए। तो ये क्रम सही है, यहाँ पे पहले काव्य का लक्षण आएगा, फिर काव्य का हेतु, फिर काव्य का प्रयोजन, प्रथम परिच्छेद में आता है। विश्वनाथ कविराजस्य प्रसिद्धम काव्य लक्षणम किम, तो वाक्यम रसात्मक काव्यम, यहाँ पे हो जाएगा पहला, दूसरा सही है, वाक्यम रसात्मक काव्यम। विश्वनाथेन साहित्य दर्पणे अस्पष्टतया उक्तम, वाक्यम रसात्मक काव्यम, अत्र रसात्मकता काव्यस्य प्रमुखम स्वरूपम प्रतिपादयति। यहाँ पे हो जाएगा, ये इसको भाग गया था, ये वाक्यम इत्यत्र कस्य ग्रहणम भवति। चलिए इसका देखिए, वो प्रश्न फिर से बता देता हूँ कि विश्वनाथ कविराज का प्रसिद्ध काव्य लक्षण क्या है, तो वाक्यम रसात्मक काव्यम है। और विश्वनाथ के द्वारा साहित्य दर्पण में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि वाक्यम रसात्मक काव्यम, ये क्या है, रसात्मकता काव्य का प्रमुख स्वरूप प्रतिपादित करता है। फिर वाक्यम इत्यत्र कस्य ग्रहणम भवति, यहाँ पे हो जाएगा कि वाक्यम परस्पर संबंधानां समुदाया या पूर्णमर्थम बोधयत काव्य लक्षणे तादृशस्य वाक्यस्य रसात्मकता अपेक्षिता। तो यही अर्थबोधक शब्द समुदाय से यही सही हो जाएगा। फिर रसात्मकस्य इत्यस्य तात्पर्यम किम, तो यहाँ पे हो जाएगा रसाभिव्यंजकत्वम, सही हो जाएगा। चलिए जल्दी जल्दी बता देता हूँ। विश्वनाथस्य काव्य दृष्टो कस्य प्राधान्यम
तो यहाँ रसस्य हो जाएगा कि विश्वनाथस्य रस प्रधानम काव्य दृष्टि स्वीकरोति तस्य काव्य लक्षणे एवं रसस्य प्रधानता स्पष्टा अस्ति। फिर काव्यस्य रसात्मकतम कस्य कृते विशेषता महत्वपूर्णम, यहाँ सा हृदय हो जाएगा। सा हृदय एवं काव्यस्य रसात्मकतम अनुभूय रसास्वादम करोति। सा हृदय काव्यम कथम गृह्णाति, रसास्वाद पूर्वकम हो जाएगा। सा हृदय चित्तम काव्य भाव ग्रहणे समर्थम भवति अतः सा काव्यस्य रसात्मकतम आनंदम अनुभवति। कि काव्यस्य आस्वादनम किम नाम, यहाँ पे हो जाएगा रसास्वाद। कि काव्यगत रसस्य अनुभूयमानः आनंदः रसास्वादः इति कथ्यते। कि काव्यस्य रसास्वादेन सा हृदयस्य चित्ते का अनुभव भवति, तो पर निवृत्ति हो जाएगा। कि सद्यः पर निवृत्ते इति काव्य प्रयोजन वचनात् रसास्वाद जनितः तत्कालिकः उत्कृष्ट आनंदः पर निवृत्तिः इति ज्ञायते। काव्यस्य सद्यः पर निवृत्ति कस्य विशेष लक्षणम, यहाँ रसास्वादस्य हो जाएगा। कि रसास्वादेन सा हृदय चित्ते तत्कालम यह आनंदः उत्पाद्यते सा सद्यः पर निवृत्ति। काव्य प्रयोजना नाम मध्य सा हृदय संबंधम प्रयोजनम किम, तो सद्यः पर निवृत्ति हो जाएगा। सा हृदय संबंध प्रयोजन अगर पूछा जाए काव्य प्रयोजन में के मध्य में सा हृदय संबंध का प्रयोजन क्या है, सद्यः पर निवृत्ति ही। यशा अर्थ आदयः मुख्यतः कवि संबंध किंतु रसास्वाद जनिता परमानंद सा हृदय प्रयोजनम। काव्य प्रयोजन से प्रश्न है यश से इत पदम कस्य प्रयोजनम दोयक्तम, तो यहाँ पे हो जाएगा कवि कीर्ति। काव्य रचना या कवि समाजे कीर्तिम यशस्चा प्राप्नोति। कवि जो है रचना के द्वारा क्या करता है, कवि समाज में क्या करता है, कीर्ति और यश को प्राप्त करता है। अर्थ कृत्य इत्यत्र का भावा, तो यहाँ हो जाएगा अर्थोपार्जन हो जाएगा। कि काव्य के रचना कवि अर्थ धन को प्राप्त कर सकता है और इसे अर्थोपार्जन काव्य प्रयोजन के द्वारा स्वीकार किए गए स्वीकृति करके। व्यवहार विधेय इत्यस्य प्रयोजन रूपेण का अर्थ, तो यहाँ पे हो जाएगा लोक व्यवहार ज्ञानम। कि काव्य मानव जीवन का विविध व्यवहार ज्ञान को दर्शाता है। उसके पाठक क्या होते हैं, उचित अनुचित व्यवहार को ज्ञान को प्राप्त करते हैं। शिवेतर क्षते इत्यत्र क्षति इत्यस्य भाव का, यहाँ निवारणम हो जाएगा। क्षति का जो शिवेतर क्षते में जो क्षति आया है उसका अर्थ क्या होता है, निवारण। अत्र शिवेतरस्य अर्थात अमंगलस्य इति अमंगलस्य क्षति अथवा निवारणम बोध्यते। शिवेतर का अर्थ होता है मंगल और इसमें क्षति का अर्थ हो जाएगा निवारण। फिर कांता सम्मित उपदेश युजे करके आता है, तो यहाँ कांता सम्मित्योपदेशा करके दिए। कस्य विशेषता, तो काव्य के उपदेश का विशेषता है। कि काव्यस्य उपदेशः प्रियतमया मधुर वचनात् हृदय ग्राही भवति अतः काव्य उपदेशः कांता सम्मित कथ्यते। काव्य उपदेशः शास्त्रोपदेशात् कथम भिन्नः, तो यहाँ पे सही है पहला वाला। कि काव्य उपदेशः मधुरः शास्त्रोपदेशः आदेश प्रधान। कि काव्य उपदेश मधुर होता है और शास्त्रोपदेश क्या होता है, आदेश प्रधान होता है। कि यहाँ पे पूछा गया था कि जो काव्य उपदेश है और शास्त्रोपदेश है कैसे भिन्न है, तो काव्य उपदेश क्या होता है, मधुर होता है और शास्त्रोपदेश क्या होता है, आदेश प्रधान होता है। ये दोनों विशेषता हो गया। कि शास्त्रम प्रायः प्रभु सम्मित रूपेण आदेशम ददाति और काव्यम तो कांता सम्मित रूपेण मधुरतया उपदिशति। प्रभु सम्मति उपदेश से उदाहरण किम, तो यहाँ वेद हो जाएगा। वेद कि शास्त्रीय परंपरायाम वेदादीनाम आदेशता उपदेशा प्रभु सम्मित इति कथ्यते। काव्यस्य उपदेशः तो कांता सम्मितः। सुहृद सम्मित उपदेशस्य स्वरूपम किम, तो यहाँ पे हो जाएगा मित्रवत हितोपदेशः। कि जैसे सुहृद यथा हितैषी भवति तथा हितकरः उपदेशः सुहृद सम्मितः कथ्यते। काव्यस्य उपदेशः कस्य प्रकारस्य उपदेशः, तो काव्य उपदेश किस प्रकार का उपदेश है, कांता सम्मित है उपदेश है। काव्यस्य उपदेशः प्रीतमयाः मधुर वचनवत भवति। कि प्रीतम का मधुर वचन होता है और अतः कांता सम्मित उपदेश इति प्रसिद्ध है।
प्रथम परिच्छेदस्य काव्य प्रयोजन विषये सर्वाधिकम स्मरणीयम पद समूहम किम। तो यहाँ पे पहला ये है कि काव्यम यश से अर्थ कृत्य व्यवहार विदेश वेतरछते, काव्य के प्रयोजन में ये सब आता है और बाकी यहाँ पे अलग दिया था। तो एतद पद समूहम काव्य से प्रमुख प्रयोजनान निर्देशित। काव्य के प्रयोजन 6 होते हैं। कौन कौन? काव्यम यश से, अर्थ कृत्य, व्यवहार विदेश वेतरछते, कांता सम्मित उपदेश युजे। ये 6 प्रयोजन हो जाते हैं। आज की वीडियो यहीं तक करते हैं मित्रों। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए और वीडियो को पूरी सुनने के लिए। आप सभी अपने मित्रों तक शेयर कर दीजिए वीडियो को, अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए। बाकी और कोई भी सुझाव हो तो कमेंट में हम तक सूचित कर सकते हैं, सुधार किया जाएगा। अब धीरे धीरे मतलब सीख ही रहे हैं और जैसे जैसे वीडियो आएंगे उसमें सब में सुधार होता रहेगा, नए नए तरीके से आप लोग को मिलते रहेंगे। ये सभी प्रश्न 360 प्रश्न मैंने कलेक्ट किया है और सभी प्रश्न टेक्नोलॉजी की सहायता से प्राप्त हुआ है। अभी किसी किताब का नहीं करा रहे हैं। जितने भी एआई से प्रश्न में मुझे मिल रहा है सभी प्रश्न को एआई के माध्यम से क्रिएट करके उसको बना रहे हैं और वहाँ पे आप सभी तक प्रेषित कर रहे हैं। बाकी और भी किताबों से भी कराया जाएगा जो भी प्रकाशन के द्वारा प्रकाशित हैं, उसका भी अभ्यास कराएंगे। अभी तब तक हम लोग बहुत सारे लोगों के पास किताब भी नहीं है, तो मेरा ये प्रयास था कि एक बार थोड़ा पाठ्यक्रम से रूबरू करा दिया जाए किस तरह से प्रश्न, क्योंकि अभी परीक्षाओं में एआई के क्वेश्चन भरमार पूछे गए थे। तो उसी तरह से अगर इस टाइप के क्वेश्चन अगर आते हैं तो 2-4 क्वेश्चन आपको क्या बहुत सारे क्वेश्चन फंस जाएंगे, पूरा संभावना है, क्योंकि बेसिक चीजें मैं भी बता दे रहा हूँ और भी सब किताबी अभी मूल भी पढ़ लेंगे सब लोग, तो ये सब आपको पूरा वैसे मिलेगा और प्रश्न भी इसी तरह से पूछे जाएंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने मित्रों तक।